हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे। जस्ट थोड़े दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हो सके तो अपनी तैयारियों को बढ़िया करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए क्लास नंबर 10 लेके आए हैं, जहां पे हम हिंदी पेडोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरा सेशन जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो सकती ना। वही तो, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। जितने भी मैंने वीडियो दिए, मतलब आज तक जितने भी वीडियो मैंने दिए हुए हैं, सभी में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो सीडीपी होती हो, चाहे वो मैथ्स पेडोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो। क्लियर? इतनी बात चलते हुए सेशन पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। ओवरऑल कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। वही है कि अगर आप किसी भी सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या बात बोली जा रही है। देखो, लिखा हुआ है कि एक भाषा शिक्षिका जो है, यानी एक लैंग्वेज टीचर जो है, क्या एक लैंग्वेज टीचर अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे क्या कहा जाता है? मतलब एक टीचर जो है, एक अध्यापिका जो है, पाठ को स्टार्ट करने से पहले, मतलब वहां पे कुछ हिंट देती है, कुछ अनुभव बताती है, अपनी बातें शेयर करती है। जैसे मान लीजिए, जब आप क्लास में एज अ टीचर क्लास में जाते हैं तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में वही बात बोली जा रही है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अध्यापिका क्या कर रही है? कुछ अनुभव साझा कर रही है, मतलब उस कहानी से रिलेटेड कुछ बातें बता रही है, जिससे कि बच्चे के मन में पहले कुछ बैठ जाए, कहानी से रिलेटेड चीजें मन में आ जाए। देन उसके बाद में वो कहानी को स्टार्ट करती है, जो भी चैप्टर होता है उसको स्टार्ट करती है। तो ये क्या, इसे क्या कहा जाएगा? पठन पूर्व कार्य है, पढ़ने के पहले के कार्य हैं ये, पठन के दौरान कार्य हैं, या निरंतर चलने वाले कार्य हैं, या पठन पश्चात कार्य हैं? कौन से ये कार्य हैं, फटाक से बताइए। हमने आपको पहले बता दिया है कि कक्षा की शुरुआत, यानी जो हम शुरुआत कर रहे होते हैं, प्रारंभ कर रहे होते हैं, पढ़ाने से पहले की बातें हो रही ना, तो हम जाएंगे पठन पूर्व के कार्य होते हैं, जब अध्यापिका अपने जो अनुभव साझा कर रही होती है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें उसके बारे में बताती है, ताकि बच्चे को चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर इतनी बात? चलिए हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को और बताना जरा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में जरूर आएंगे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। बताइए आंसर इसका क्या होगा कमेंट में फटाक से। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, यानी प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए, यानी प्रारंभिक यानी प्राइमरी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। और प्राइमरी लेवल की जब बात हो और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पढ़ने से रिलेटेड योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी पढ़ने का आकलन हो रहा है, मतलब क्या है ना, पढ़ने की योग्यता का आकलन हो रहा है कि एबिलिटी, यानी पढ़ने से रिलेटेड उसके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमता है उसके अंदर, ये बात हो रही है। यानी आकलन यानी असिस्ट हो रहा है, असेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे की जो योग्यता है, आकलन करने की योग्यता के बारे में, यानी आकलन उसकी एबिलिटी कितनी है, पढ़ने में वो कितना अच्छा है, इसका आकलन करने के लिए कौन सी गतिविधि जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है? बताइएगा। वर्णमाला की पहचान करना, या फिर विराम चिन्हों का ज्ञान, या फिर पाठ को समझना, और उसके बाद में पठन में प्रवाह। देखो पहली बात तो पठन में प्रवाह की बात यहाँ पे करी नहीं गई भाई, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो जब बच्चा प्राइमरी लेवल में हो तो प्रवाह उसके अंदर कहां से आएगा? है विराम चिन्हों का ज्ञान होगा तो वहां का आकलन हो पाएगा। वर्णमाला की पहचान करना, क्या यहाँ पे आकलन हो रहा होगा? भाई जब मीनिंग मेकिंग लर्निंग, यानी जब पाठ को समझ, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या पढ़ रहे हो तो फिर मतलब ही क्या उस बात का हुआ है। यहाँ पे यही बात है कि पढ़कर के, एक पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही थी, यहाँ पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही थी कि उसकी योग्यता का आकलन करने पे बात हो रही थी। तो पाठ को पढ़ करके समझना ही सबसे बढ़िया बात है, और यहीं पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। और जहां पे बच्चा एक्टिव होगा हमको उसी ऑप्शन के साथ में जाना है, क्योंकि पाठ को पढ़ने से समझना जरूरी है, पढ़ करके समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहले नंबर में विराम चिन्ह उसको दिखा रहे हो, वर्णमाला को पढ़ा रहे हो कि ये का है, खा है, मतलब ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो भी वो पढ़ रहा है उसका मतलब भी उसको पता होना चाहिए सिखाते वक्त, है ना। तो इससे आकलन अच्छा होगा यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण का मतलब होता है संप्रेषण। भाषा जो होती है वो एक संप्रेषण का माध्यम होती है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती है। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा, यानी कौन सी कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग जो है वहां पे किस बात पे ध्यान दिया जाएगा? यहाँ पे बताइए ऑप्शन पढ़ के। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित करने पर। लक्ष्य भाषा क्या होती है? टारगेट लैंग्वेज। यानी लक्ष्य भाषा का मतलब होता है जिस भाषा को आप सीखने के लिए टारगेट रखते हो, लक्ष्य रखते हो, तो वो टारगेट लैंग्वेज हो सकती है। वो कोई भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो है। विद्यार्थियों को संप्रेषणी दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास प्रयोग द्वारा उच्चारण, देखो उच्चारण करने पे बात नहीं हो रही, लक्ष्य भाषा टारगेट भाषा की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात नहीं। यहाँ पे एक ही हमारे पास ऑप्शन जो एकदम बेटर दिख रहा है कि शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर है। हमें संप्रेषण की यहाँ पे बात हो रही थी, ऑब्वियसली हमारे यहाँ क्या, हमसे क्या बात हो रही थी? संप्रेषण की बात हो रही थी कि हम किस तरीके से बोलते हैं, चालते हैं, अपनी बातों को कैसे प्रकट करते हैं ना, तो वो संप्रेषण होता है। तो ये लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में, और यही हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अभी हमारी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है। वह क्रिया या वह विधि या वह प्रोसेस जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है, उसे क्या कहते हैं? आपने देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत आसान है। अपने प्राइमरी लेवल में देखा होगा, बहुत सारी टीचर्स जो होती हैं, मैम लोग जो होती हैं, वो बच्चों को एक्टिविटी करके समझाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े सीनियर क्लासेस में एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस होती हैं उनमें जो मैम होती हैं वो क्या करती है, बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू समझाती है। मतलब कोई भी अगर पोएम सिखाती है तो वो एक्टिविटी करके सिखाती है, हाथों के द्वारा एक्टिविटी करके बताएंगी। भौतिक क्या नाम समग्र, यानी पूरी शारीरिक क्रिया करके बताएंगी पूरा बच्चों को, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं, जब आप पूरे शारीरिक क्रियाओं का यूज करके बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश करते हो, तो क्या है? कार्य आधारित भाषा अधिगम। देखो कार्य आधारित भाषा अधिगम नहीं है ये बिल्कुल भी। यहाँ पे अधिगम का मतलब आप जानते हो कि जब आप रूल रेगुलेशन सीखते हो के थ्रू किसी चीज को सीखते हो, यानी नियम कानून से कोई चीज सीखते हो, तो वो अधिगम होता है। अब यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम की बात नहीं हो रही कि बच्चा जो है ग्रुप में कार्य कर रहा है, ग्रुप में आपस में डिस्कस कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या नाम एक्टिविटी की बात हो रही है, जो शरीर के द्वारा, यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है कि आप एक्टिविटी कर करके बच्चे को समझाने की कोशिश करते हो ना, वह विधि जहां पे शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है, तो वो क्या है? पूर्ण शारीरिक क्रिया। देखो हमें इसके माध्यम से ही समझ में आ रहा है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से। तो हम जाएंगे बी के साथ में। क्लियर इतनी बात? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। देखो पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। लिखा हुआ है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की अपेक्षित पूर्व शर्तें क्या हैं? देखो क्या बोला, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है? देखो पहली बात तो यहाँ पे सुनना बोलना, देखो ये सब क्या है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सब भाषा कौशल होते हैं। क्या होते हैं? भाषा कौशल, जिनको हम सुबोपाली के माध्यम से याद रख सकते हैं। सुबोपाली यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, इनके माध्यम से हम भाषा कौशल को याद रख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे सुनना बोलना और अंक गणित की कोई बात, डायरेक्टली अंक गणित की कोई बात थोड़ी ना, जब बच्चा पैदा होगा सीधे अंक गणित पर पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आगे है लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण, लिखे पढ़ेगा पहले नंबर में पर्यावरण पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, बुनियादी साक्षरता को सीखेगा, इतना ठीक है, लेकिन संख्या ज्ञान यानी पूर्व उसके साथ साथ में अंकों की मूलभूत संक्रियाएं भी सीखेगा। क्वेश्चन में देखो बात हो रही है कि विद्यार्थी की जो बुनियादी शिक्षा साक्षरता होती है उसकी बात हो रही है, और साथ में संख्या ज्ञान की बात हो रही है, तो इसलिए हम साथ में ही संख्या ज्ञान को भी ऐड कर देंगे, अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब आप रिवाइज करोगे, जब आप एग्जाम में जाओगे, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, आसानी से याद आ जाएगा, बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था है। और सीडीपी जो क्या नाम हमारा सीटेट जो है इतना इजी है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली पास आउट कर जाओगे, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। बहुत इजी है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करके। देखो पढ़ो।
क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है विद्यार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है आप समझ रहे होंगे, लिखा हुआ है विद्यार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए, यानी व्याकरण सीख रहा है बच्चा, उसकी सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मेन बात क्या है, विद्यार्थी को व्याकरण सीखने पे बात हो रही है, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वह कार्य अभ्यास के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें जो है आपस में ही अपने आप में निगेटिव बातें लिखी हुई हैं। एक ऑप्शन है वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। पहली बात देखो, जो कार्य हो वो मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंग मेकिंग होना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ तो हो, पता चले जो कार्य करे उसका कोई मतलब ही नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ पे जो भी बंदा सीखता है, जो बच्चा सीख रहा है, उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होना चाहिए कि आप अल्फाबेट सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो व्याकरण में, जो भी आप सीख रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा भाई, है ऐसे कुछ भी जानकारी देने वाला तो नहीं हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर दिख रहा है, हम जाएंगे ए के साथ में। सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, हम बना के ऑप्शन को नहीं बता सकते, आपको सारे के सारे बोर्ड के द्वारा ही बताए गए हैं क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि व्याकरण अनुवाद विधि में कौन सा जो है ऑप्शन गड़बड़ है, वहां पे कौन सा नहीं होता है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य, कौन सा कथन गलत है। व्याकरण अनुवाद विधि में विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल, देखो पहली बात तो मातृभाषा द्वारा सीखने का बढ़ावा देना, पहली ये तो सही बात है कि बच्चा जो है, देखो WHO ने भी बोला हुआ है कि बच्चा क्लास 5th तक या फिर क्लास 8th तक उसकी मातृभाषा में आप पढ़ाओ ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके, तो ये बात तो ठीक है। व्याकरण की ही बात हो रही तो ये बात ठीक है। विद्यार्थी को भाषा की धारा प्रवाह प्रयोग करने पर प्रयोग करने पर ठीक है, उसको आप प्रयोग करने के मौके दीजिए, ठीक बात है। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन कर, देखो यहाँ पे कोई संप्रेषण की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन में किसी भी संप्रेषण की बात नहीं हो रही, तो हम सी के साथ में जाएंगे। जो निगेटिव है वही हमसे पूछा गया है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है ना, तो हम जाएंगे सी के साथ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, जो हम सबसे ज्यादा सही आंसर है, यानी ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सही है उसके बारे में आपको बताना है? हमसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉइंट कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल है। भाई जब अच्छी पाठ्य सामग्री होगी यानी गुड टीचिंग मटेरियल जो होगा, लर्निंग मटेरियल जो अच्छा होगा, तो वहां से बोझिल क्यों होगा, वहां से तो सहायता मिलेगी ना, तो ये तो गलत बात हो गई है। अच्छा मटेरियल जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर अच्छा है तो वहां से हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं वो बोझ बन जाएगा। एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए, यानी हर चीज में आप व्याकरण को भर दीजिए, ये सही बात है क्या, मतलब जो भी चीजें सभी में व्याकरण होनी चाहिए, ऐसा क्या है, ऐसा जरूरी है क्या सभी में व्याकरण ही होनी चाहिए, है ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे दिखाओ, एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो, यानी डिटेल्ड लैंग्वेज, कोई भी चीज है वो बहुत ही लेंथी हो, ऐसे हो सकता है वो सही हो, जरूरी नहीं कोई चीज बहुत लेंथी भरी पड़ी हो और वो सही हो, ठीक है। तो हमसे सही पॉइंट पूछा गया था, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर होती है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन हमारे पास बहुत बेटर है आजकल के दौर के हिसाब की। जो भी विषय सामग्री है, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, वो रुचिकर होनी चाहिए, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तभी तो बच्चा सीखेगा। जब उनमें मन ही नहीं लगेगा बच्चे का तो बच्चा सीखेगा कहां से, है। तो हम जाएंगे सी के साथ में, यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, एक ही बात सही है और बाकी तो तीनों निगेटिव पॉइंट है। क्लियर, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है, यानी पढ़ने से पूर्व की बात हो रही, यानी जब आप किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हो, मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ाने के लिए आया है, तो आप भी सोचते हो पता नहीं टीचर जो है कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, तो ये बातें हमारे दिमाग में चलने लगती है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि पढ़ने से पूर्व गतिविधि में सहायता होगी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है, यानी पढ़ने से पहले की जो प्रक्रिया है उसके लिए सहायता करेगा। क्या पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य है, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना,
व्याकरणिक संरचनाओं का देखो, पहली बात तो जब पाठ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, चैप्टर जब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप सारांशीकरण बच्चे से कहने के लिए कैसे बोलोगे हैं कि बच्चा आके बोले आके चैप्टर के बारे में, जब उसने पढ़ा ही नहीं है तो क्यों बोलेगा भाई। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण केवल पहले व्याकरण पढ़ा दो आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले है पाठ्य सामग्री का अनुवाद जब आप चैप्टर पढ़ाओगे तो अनुवाद तभी करोगे ना, पहले कर दोगे। अनुमान लगाने का कार्य, देखो ये हमारे पास कितना बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है कि जब हम चैप्टर पढ़ाने के लिए आते हैं तो उससे पहले हम इमेजिन करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले होंगे हैं। देखो यहाँ पे कितनी बेटर बात बोली गई, जैसे मान लीजिएगा जब हम किसी चैप्टर को खोलते हैं, यानी किसी भी चैप्टर को जब हम ओपन करते हैं तो उसके पिक्चर को देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस चैप्टर में ये बात कही गई होगी ना। तो हमारे पास बेटर जो है, हमारे पास बी ऑप्शन है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है कि हम पहले नंबर में अनुमान लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि जो है इस चैप्टर में ये बातें होंगी, आई होप, है ना। तो हमारे पास बी जो है वो एकदम करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो जाओ, इसलिए हम कम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं सेशंस में। ओवरऑल सारे जितने सेशन हैं सभी में हमने 15 या 13 क्वेश्चन ही रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और बताइए क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी पाठ्य सामग्री में किसी भी क्रिया में, यानी कोई भी चीज, कोई भी अगर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए जब आप एकांकी पढ़ते हो तो पात्र की जगह पे अपने आप को रखने की, यानी कैरेक्टर में आने की कोशिश करते हो। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टर में, जैसे नाटक आपने देखते होंगे, जब आप नाटक देखते होंगे तो नाटक में क्या होता है कि एक्टर जो होता है वो बिल्कुल कैरेक्टर में होता है, यानी हर किसी का कैरेक्टर अलग अलग होता है, वो उसी में प्ले करता है। तो यहाँ पे बात बोली दूसरे के कैरेक्टर को प्ले करना, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन का मतलब केवल यही है कि आप दूसरे के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। क्रियाओं के विचारों के पात्र दर्शक के रूप में स्वयं को रखें, यानी उनकी जगह पे अपने आप को रखकर और फिर लिखना और संबंधित, इनसे संबंधित कार्य जो होंगे वो क्या कहलाएंगे हैं, क्या वो एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाएंगे, बोधात्मक प्रश्न कहलाएंगे, पाठ विश्लेषण कर रहे हो या भाषा विश्लेषण। देखो यहाँ पे कोई भी भाषा विश्लेषण की बात नहीं हो रही, ना ही यहाँ पे पाठ विश्लेषण की बात हो रही, ना ही बोधात्मक। देखो अपने आप में सिंपल लिख रखा हुआ है इन्होंने कि एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब होता है कि किसी के स्थान पे स्वयं को रखना। ये मैंने ऐड इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लिख के नहीं आता है, एक्स्ट्रापोलेटिव लिख के आता है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब होता है कि दूसरे की जगह पे अपने आप को रख करके प्ले करना। क्लियर इतनी बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, भाषा कक्षा में काव्य। अब यहाँ पे काव्य की बात आ गई, वाक्यम काव्यम रसात्मकम, यानी काव्य रसात्मक वाक्य जो होते हैं वही काव्य होते हैं, जिनसे हम अपने आप जो उनको पढ़ करके आनंद की अनुभूति लेते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही, यानी काव्य जो है उसको पढ़ करके हम क्या करते हैं, आनंद को, अनुभूति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसमें जो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब बहुत ही बड़ा होता है, गागर में सागर भरने वाला है। तो भाषा कक्षा में काव्य का मतलब क्या है, देखो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य, बिल्कुल गलत है। गद्य में कहानियां वगैरह होती हैं, उनको हम एज समझा सकते हैं, लेकिन पद्य में क्या होता है, कविताएं होती हैं जिनका भाव अलग होता है। तो ये तो गलत बात हो गई। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए, यानी कवि के बारे में पढ़ा दो उसके बाद में उसके बारे में पढ़ा। कविता को पढ़ाओगे तो बच्चा समझ ही जाएगा, जरूरी नहीं कि कवि के बारे में पहले बता दो आप। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए में भी हो सकता है, कवि और कविता के बारे में अधिक। क्या बात बोल रहे हो यार, देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास क्या है, समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। यानी काव्य जो होता है उसका मेन मकसद जो होता है कि हम आनंद लें, यानी हम क्या करते हैं, रस लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं जब हम कविताएं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मतलब बहुत बड़ा होता है, जितनी लाइन लिखी होती है उससे कई ज्यादा मतलब, उसका कई ज्यादा बड़ा उसका मतलब होता है। क्लियर इतनी बात, तो हम जाएंगे सी के साथ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ जरूर आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। लिखा हुआ है कि एक भाषा शिक्षक जो है विद्यार्थियों के आकलन के दौरान, एक टीचर जो है वो विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं, यानी असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे का रुचि कहां तक, बच्चे ने सीखा कहां तक है, विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है। यानी एक टीचर जो है वो क्या कर रहा है, आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ने किन हदों तक सीख लिया, यानी उनका दायरा क्या है, यानी कहां तक वो सीख चुके हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, तकनीकी शब्दावली तथा भाषा द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि देने के लिए। भाई यहाँ पे कोई तकनीकी शब्दावली की बात नहीं हो रही यार, उनके निष्पादन के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट, औसत और कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए लेबल, आपको लेबल नहीं करना, पहली बात तो सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है, सभी को एक साथ पढ़ाना है, सहयोगात्मक अधिगम कराना है। भाग्य की कक्षा में अधिक से अधिक
शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के उद्देश्य के लिए, यानी शिक्षण सहायक सामग्री केवल देते रहो और कुछ ना करो। हमारे पास सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। यानी जहां पे क्या हो, शिक्षण से संबंधित सह शैक्षणिक का मतलब जब आप आपस में ग्रुप में डिस्कस करा रहे हो, हैं बहुत सारे पहलू यूज कर रहे हो जिनमें विविध उपकरणों का यूज कर रहे हो, विभिन्न प्रकार की टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कर रहे हो, तो हमारे पास यही बेटर ऑप्शन दिया हुआ है। आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप उनका जजमेंट कर रहे हो तो उनको ग्रुप में बैठा के पढ़ाई कराओ, साथ में उनका जजमेंट करो ताकि आपको सारी बातें पता चल जाएं, क्योंकि बच्चे को अपने बात कहने का मौका भी मिलना चाहिए एटलीस्ट, है ना। जब उसको आप ग्रुप में बैठाओगे तो वो अपनी बात कह पाएगा एटलीस्ट, है अपनी जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ में बच्चा जल्दी पेश आएगा और अपनी बातों को कह पाएगा, तो आप भी उनका आकलन अच्छे से कर पाओगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है। देखो पढ़ने पे ध्यान दो यार, फालतू की बातों पे बिल्कुल आपका दिमाग होना नहीं चाहिए। वैसे भी दुनिया जो है 99 पॉइंट निगेटिविटी से भरी पड़ी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सिर्फ आपको नीचे लाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कोई भी काम करने के लिए जाओगे हर इंसान आपसे यही बोलेगा तेरे खानदान में तो किसी ने किया नहीं था, तुम कैसे कर लोगे, हैं। तो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, आप अपना काम करिए। ये लोग तो आएंगे जाएंगे, इनका तो काम ही है यही करना, ठीक है। वही खुद तो कभी कुछ करेंगे नहीं, तो दूसरों को भी नहीं करने देना है, उन्होंने ठाना है ऐसा है, ठीक है। वो घर से निकलते हैं, पुड़िया की दुकान पे बैठते हैं और फिर घर में घुस जाते हैं, बस इतना उनके जीवन में चल रहा है। वो आपको जीवन पर्यंत वो ऐसे मिलेंगे। जब भी आप कहीं से भी बड़े आदमी बन के आओगे तब भी आपको वो क्या नाम गांव की दुकान पे बैठे मिलेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो वही अपने करियर को बनाओ, ये जीवन तो वही है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम का कहना कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द सक्सेस। यानी जीवन में सक्सेस पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम को कंटिन्यूस कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो जरूर आपको सक्सेस मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। बस वही है कि आप कोशिश करते रहिए लगातार, तभी जो है काम अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता यानी कहाँ पे कमी रह गई उसकी बात हो रही है, तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया और पहले आप क्या करें, मान लीजिए उसको 20 दिन से बुखार आ रहा था, आप एकदम से उसको दवाई तो नहीं दे दोगे ना, पहले उसको जांच पड़ताल करोगे, यानी उसका ब्लड टेस्ट करोगे, लैब में भेजोगे, देन उसके बाद में पता करोगे बीमारी क्या है, दवाई आप उसके बाद में दोगे ना, डायग्नोस करोगे पहले, कि निदान करने की कोशिश करोगे कि इसके है क्या, बीमारी क्या है। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि हम आकलन करने के लिए बच्चे के बारे में जान रहे हैं कि बच्चे को कमी कहाँ तक रह गई, बच्चे में कमी कहाँ पर रह गई, रिक्त कहाँ पे रह गया बच्चा, है। तो उसके लिए कौन सा परीक्षण होता है, वो देखो डायग्नोस का मतलब होता है निगमना, क्या ना मतलब होता है, निदानात्मक, यानी डी ऑप्शन हमारे पास है, निदानात्मक परीक्षण है कि पहले आप निदान करने के लिए डायग्नोस करते हो, हर चीज को जानने की कोशिश करते हो कि बच्चे के अंदर कमी कहाँ पे रहेगी, बच्चा सीख कहाँ पे नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद में आप उस अकॉर्डिंग जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करोगे, बच्चा इजीली सीख जाएगा। क्लियर इतनी बात, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे आई होप। ओवरऑल आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। डेली पे डेली मैं 6 से 7 बजे के बीच में क्वेश्चन आपके लिए ला ही रहा हूँ, डेली पर डेली। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट है, यूपीटेट है, बस ये सब नोटिफिकेशन आने ही वाले हैं, आप अपनी तैयारी को बढ़िया रखिएगा। ओवरऑल आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन का इंतजार करो, ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी बढ़िया करते रहो यार, है, क्योंकि टाइम रहता है नहीं। अगर आप पहले से कर रहे हो तो आप इजीली एक बार में पास कर जाओगे, बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ में, है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।